हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से मैं प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास इस विषय पर एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह विषय प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से यह अध्ययन सामग्री आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसे मैंने बिंदुवार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ, इसमें भारत ने अपने अनुभवों से विश्व को परिचित तो करवाया ही, लेकिन साथ ही साथ समय समय पर इस पर विदेशी संपर्कों का प्रभाव भी पड़ा। सबसे पहले हम विज्ञान विषय पर चर्चा करते हैं। तो विज्ञान के विकास के अंतर्गत भारत में गणित, ज्योतिष तथा आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। गणित को देखते हैं कि प्राचीन भारत में गणित के विभिन्न शाखाओं जैसे अंकगणित, रेखागणित तथा बीजगणित का काफ़ी विकास हुआ। सिंधु सभ्यता के काल में ही वाणिज्यिक अंकगणित के अंतर्गत 16 एवं इसके गुणकों के आधार पर माप तौल का मानकीकरण कर लिया गया था। दोस्तों, यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। वैदिक काल में बलि वेदी एवं यज्ञ वेदी के निर्माण के संदर्भ में कल्प सूत्रों के एक अंग के रूप में सुलभ सूत्रों की रचना हुई थी, जिसके अंतर्गत ज्यामिति की कई अवधारणाएं जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज आदि का विकास हुआ। तो प्रश्न अक्सर यह पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षाओं में कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित हैं। तो ये ज्यामिति के सिद्धांतों से संबंधित हैं, जिसमें बलि वेदी एवं यज्ञ वेदी के निर्माण के संदर्भ में इन सुलभ सूत्रों की रचना हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि वैदिक काल के एक ऋषि मेघातिथि ने अपनी रचनाओं में 10⁻12 तक की संख्या का प्रयोग किया है। अर्थात उस समय बड़ी बड़ी संख्याओं के प्रयोग की जानकारी आर्यों को थी। ब्राह्मण ग्रंथों में भी 10 के घात से बड़ी बड़ी संख्याओं का प्रयोग, गुणनखंड निकालने की विधियां आदि उल्लिखित हैं। ईस्वी पूर्व 100 के जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार सूत्र में भी 10⁻140 तक की संख्याओं का प्रयोग मिलता है। अनुयोग द्वार सूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसमें 10⁻140 तक की संख्याओं का प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार पिंगल ऋषि ने ईस्वी पूर्व 200 में अपने छंद सूत्र में सर्वप्रथम शून्य का प्रयोग किया था। इसके बाद शून्य का प्रयोग आम हो गया, लेकिन ब्रह्मगुप्त पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य के प्रयोग संबंधी नियम बनाए थे। तो शून्य का प्रयोग सबसे पहले पिंगल ऋषि ने अपने छंद सूत्रों में किया था और शून्य के प्रयोग संबंधी नियमों का प्रतिपादन ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। यह भी एक गणितज्ञ थे जो गुप्तोत्तर काल में हुए थे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में कर्ण, विकर्ण, कोणों के मान आदि ज्ञात करने के सूत्र, अंक पद्धति, शून्य का प्रयोग, दशमलव पद्धति आदि से संबंधित तथ्यों का विकास हुआ था। वाराह मिहिर ने पाई के मान अर्थात वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात इसकी सर्वशुद्ध गणना प्रस्तुत की थी 3.14। तो पाई के मान की गणना वराह मिहिर द्वारा की गई थी। वराह मिहिर ने त्रिकोणमिति के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया था। इनके ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सूर्य सिद्धांत
वराहमिहिर की रचना है। इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ ने खंडन खाद्य एवं ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत जैसे गणित से संबंधित ग्रंथों की रचना किया था इन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने। तो यह प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष। प्राचीन भारतीयों ने खगोल एवं ज्योतिष को भी वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था। ब्राह्मण ग्रंथों में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों एवं इनकी चालों का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष वेदांग 5 वर्ष और 1830 दिन के पंचांग का उल्लेख करता है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल ज्योतिष के विकास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था, परंतु इस समय के ज्योतिष पर यूनानियों का काफी प्रभाव पड़ा। इस काल में वराहमिहिर एवं आर्यभट्ट नामक 2 बड़े खगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने क्रमशः पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता एवं आर्यभट्टीय नामक ग्रंथों की रचना की थी। अर्थात पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता ये वराहमिहिर की रचना है और आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टीय है, जो खगोल शास्त्र से संबंधित है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया, साथ ही पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के परिभ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अर्थात सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, परिभ्रमण करता है। तो यह सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था, आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर के रोमक एवं पॉलिश, जो ज्योतिष से संबंधित सिद्धांत हैं, रोमक और पॉलिश एवं फलित ज्योतिष शास्त्र, इस पर यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है। कल्याण वर्मा एक अन्य ज्योतिषाचार्य थे, जिन्होंने सरावली की रचना की थी। सरावली के रचनाकार कल्याण वर्मा हैं और यह सरावली यवन होरा शास्त्र का एक संकलन है। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का न्यूटन से पूर्व ही उल्लेख कर दिया था। अर्थात कि कोई वस्तु धरती पर इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है। तो यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जिसे न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने ही इस सिद्धांत को दिया था। आयुर्वेद ईस्वी पूर्व 800 से 1000 ईस्वी के बीच भारतीय चिकित्सा विज्ञान का समुचित रूप से विकास हुआ। इस अवधि में चरक, सुश्रुत, वाग्भट, धन्वंतरी, माधव, सारंगधर, भावमिश्र आदि प्रमुख आयुर्वेदाचार्य हुए। चरक एवं सुश्रुत ने संहिताओं की रचना की, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जो कि आयुर्वेद से संबंधित रचनाएं हैं और इनमें कई रोगों के एवं इनके निदान का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार वाग्भट एक अन्य आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने अष्टांग हृदय नाम के ग्रंथ की रचना की थी। यह भी चिकित्सा ग्रंथ है, चिकित्सा से संबंधित एक ग्रंथ है, जो वाग्भट की रचना है। गुप्तकालीन नागार्जुन जो थे, उन्होंने पारे का आविष्कार किया। पारा का आविष्कारक किसे माना जाता है? नागार्जुन को। और इसके साथ ही साथ इन्होंने विभिन्न धातुओं के चिकित्सीय उपयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अर्थात रोगों के निदान के लिए धातुओं का उपयोग किया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गुप्तकाल के नागार्जुन ने किया था। शल्य चिकित्सा की अगर बात करें, सर्जरी, तो इसका प्रारंभ संभवतः सिंधु काल में ही हो चुका था। कालीबंगा से एक छिद्रित खोपड़ी प्राप्त होती है खुदाई में। तो इससे विद्वानों का अनुमान यह है कि उस समय संभवतः शल्य क्रिया का आभास इससे मिलता है कि उस समय शल्य क्रिया होती होगी। शतपथ ब्राह्मण में सिर संधान का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार सुश्रुत
जो आयुर्वेदाचार्य थे, इनको प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कारक माना जाता है, सुश्रुत को, और संभवतः अंग प्रत्यारोपण विधि का भी विकास सुश्रुत के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से ही पशुओं से संबंधित अनेक रोगों एवं इसके उपचार का उल्लेख विभिन्न साहित्यों में मिलता है, अर्थात पशु चिकित्सा से संबंधित विवरण भी इस काल के ग्रंथों में मिलते हैं। प्रौद्योगिकी की बात करें, टेक्नोलॉजी, तो प्राचीन भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ। प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः नगरीय चरणों से ही संबंधित था, फिर भी कृषि एवं औजारों से संबंधित प्रौद्योगिकी इससे अलग भी विकसित हुई, अर्थात कृषि और कृषि औजारों से संबंधित जो प्रौद्योगिकी थी उनका विकास गांवों में भी हुआ था, ग्रामीण सभ्यता में भी हुआ। तो प्रौद्योगिकी विकास में वंशानुगत व्यावसायिक प्रथा एवं श्रेणी व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगले वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार श्रेणी व्यवस्था के तहत जो है सो व्यवसायों का विकास हुआ था। नगर निर्माण योजना, तो सिंधु काल में ही इससे संबंधित प्रौद्योगिकी काफ़ी विकसित अवस्था में थी, जिसके अंतर्गत योजनाबद्ध रूप में नगरों का निर्माण, सड़कों, गलियों एवं नालियों की व्यवस्था, पक्की ईंटों का प्रयोग आदि किया गया था। तो निश्चित रूप से जो योजनाबद्ध रूप में जो नगरों का निर्माण हुआ, यह एक विकसित प्रौद्योगिकी का ही परिणाम था। इसी प्रकार 4:2:1 के अनुपात में ईंटों का निर्माण नगर निर्माण के क्रम में प्रयुक्त साधनों की एकरूपता प्रौद्योगिकी विकास का द्योतक है। यह प्रथम नगरीकरण था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीकरण है उसे भारतवर्ष का प्रथम नगरीकरण माना जाता है। बुद्ध काल में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत पक्के ईंट, टाइल्स, छल्लेदार कुओं, घेरदार कुओं जिसको कहा जाता है, कच्चे कुएं होते हैं और ईंटों के द्वारा घेर करके पक्के कुएं जो बनाए जाते थे, छल्लेदार कुओं, फव्वारों आदि से संबंधित प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगा। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में इसका काफ़ी विकास हुआ। प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण में मुख्य अंतर यह था कि द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका थी, जबकि प्रथम नगरीकरण में इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, वैसे विद्वानों के बीच यह एक विवाद का विषय है कि द्वितीय नगरीकरण जो हुआ भारतवर्ष में, उसमें लोहे की भूमिका थी अथवा नहीं। इस विषय पर मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र एवं जातक कथाओं में शिल्प शास्त्र से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। महावस्तु एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें लगभग 100 व्यवसायों का तथा मिलिंद पन्हो, जिसको मिलिंद प्रश्न भी कहा जाता है, इसमें 75 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मिलिंद प्रश्न में कितने व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में वास्तुशिल्प के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में वास्तुशिल्प के सिद्धांतों का काफ़ी विकास हुआ, जो मंदिरों, मठों, विहारों, चैत्यों आदि के रूप में अभिव्यक्त हुआ। इससे संबंधित विभिन्न ग्रंथों की भी रचना हुई। प्रस्तर एवं मृत्तिका, पत्थर और मिट्टी। तो पुरापाषाण काल से ही प्रस्तर का उपयोग विभिन्न प्रकार के औजारों के निर्माण में किया जाता रहा। नवपाषाण काल में कृषि से संबंधित प्रस्तर औजारों का विकास हुआ। साथ ही मृदभांड निर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकी भी विकसित हुई, जो बुद्ध काल में अत्यंत सर्वोत्तम रूप NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के रूप में प्रकट हुई। इसके अतिरिक्त प्रस्तर एवं मृण मूर्तियों का सिलसिला
सिंधु काल से ही विकसित होता रहा एवं विभिन्न कालों में इसका काफ़ी विकास हुआ। प्रस्तर स्तंभों का निर्माण मौर्य काल की एक प्रमुख विशेषता थी। धातु सिंधु काल में ही विभिन्न धातुओं लोहा को छोड़कर से संबंधित प्रौद्योगिकी का काफ़ी विकास हुआ, जिसके अंतर्गत आभूषण, मूर्तियाँ, कृषि उपकरण, हथियार आदि निर्मित हुए। बाद के वर्षों में लगभग 900 ईस्वी पूर्व में लौह प्रौद्योगिकी का काफ़ी विकास हुआ, जिसका सर्वोत्तम प्रयोग मेहरौली के लौह स्तंभ में हुआ है, जिसमें वुड्स प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सोना, चांदी, कांसा, पीतल आदि से संबंधित प्रौद्योगिकी विकसित हुई, जिसके प्रमाण पुरातत्वों एवं साहित्यों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार वस्त्र निर्माण, रंगाई, सिक्का ये सभी विकसित प्रौद्योगिकी के ही रूप थे। वस्त्र निर्माण में प्राचीन भारत में कपास, रेशम, सन, ऊन आदि से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियां विकसित हुई। भारतीय वस्त्रों की विदेशों विशेषकर रोमनों में मांग उनके उच्च स्तर का प्रतीक है। इसी प्रकार समय समय पर रंगाई का भी काफ़ी विकास हुआ। प्राचीन भारतीय विभिन्न प्राकृतिक रंगों के निर्माण में सिद्धहस्त थे। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में की गई चित्रकारी में प्रयुक्त रंग आज भी अपनी विशिष्टता को दर्शाते हैं, जो इनके उच्च स्तर का प्रतीक है। इसी प्रकार सिक्के मौर्योत्तर काल तक भारत में आहत सिक्के प्रचलित थे, जिसका स्तर उच्च नहीं था, परंतु यूनानी प्रभाव से भारत में सिक्कों के निर्माण की प्रौद्योगिकी काफ़ी विकसित हुई। इसके अंतर्गत इन पर लेखों, चित्रों आदि को उत्कीर्ण किया जाने लगा, पंचमार्ट सिक्के होने लगे। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का काफ़ी विकास हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति उपयोगी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।